वेलकम बैक। मैं हूँ शिवांगी और आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी कंट्रोल इन मेडिकल लेबोरेटरी एंड सोर्सेज ऑफ एरर्स। ये टॉपिक पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी केयर लेक्चर का फर्स्ट लेक्चर है। हमारे जितने भी पैरामेडिकल के बैचलर कोर्सेज उनमें टॉपिक कॉमन है। सबसे पहले एक और चीज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड हाँ, 2500 सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम जानते हैं क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है। Processes ensuring accuracy, reliability and precision in test results is known as quality control. क्वालिटी कंट्रोल देखिए वो प्रोसेस है जो कि इंश्योर करता है कोई भी हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट है वो आपका एक्यूरेट आए, रिलायबल आए एंड प्रिसाइज आए। ठीक है, वो इंश्योर करता है किसी भी टेस्ट रिजल्ट का जो भी रिजल्ट हो हमारे एकदम एक्यूरेट हो, ताकि पेशेंट का जो सेफ्टी है वो हम इंश्योर कर सके। ठीक है, तो उसके लिए जो भी हम प्रोसेसेस करते हैं वो हमारा क्वालिटी कंट्रोल है। क्वालिटी कंट्रोल में देखिए हम क्या क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, कोई भी एस्टिमेशन हमारा आए, कोई भी रिजल्ट आया तो उसको एक बार हम लोग इवेल्युएट करते हैं, प्लान करते हैं। ठीक है, कोई भी आपका जो भी टेस्ट का प्रोसेस है उसको हम प्लान करते हैं, देन उसके बाद इम्प्रूव करते हैं। अगर कोई भी गलती है तो उसको हम इम्प्रूव करते हैं। और एनालाइज करना, कोई भी टेस्ट रिजल्ट उसको एनालाइज करना, ये सारी चीज़ें आपकी क्वालिटी कंट्रोल में हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, इनहेंसेस पेशेंट सेफ्टी एंड डायग्नोस्टिक रिलायबिलिटी। देखिए एक तो ये चीज़ है इंपॉर्टेंट क्यों है क्वालिटी कंट्रोल, बिकॉज ये इन्हांस करता है पेशेंट की सेफ्टी को भी, एंड जो भी डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स आते हैं उस पर भरोसा बनाता है। ठीक है, एक तरीके से रिलायबिलिटी आपका क्रिएट करता है किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट रिजल्ट आपके एक्यूरेट हो। ठीक है, टाइप्स कितने होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के, सबसे पहले दो आते हैं हमारे, इंटरनल और एक्सटर्नल। सबसे पहले हमारा इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल एंड देन है हमारा एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव्स क्या है क्वालिटी कंट्रोल के, इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ टेस्ट रिजल्ट। ये इंश्योर करता है जो भी टेस्ट रिजल्ट आ रहा है हमारा वो हमारा एक्यूरेट है या नहीं है। ठीक है, मॉनिटर प्रिसीजन इन रिपीटेड टेस्ट। जो भी आपका रिपीटेड टेस्ट भी अगर हम कर रहे हैं तो उनमें जो आपका टेस्ट का रिजल्ट आ रहा है वो प्रिसाइज आ रहा है ना, मतलब एक जैसा आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने एक बार टेस्ट कंडक्ट किया तो दूसरा रिजल्ट आ रहा है, दूसरी बार टेस्ट कंडक्ट किया तो अलग रिजल्ट आ रहा है। तो वो रिपोर्टिंग आपकी जो है वो प्रिसाइज होनी चाहिए कि हाँ, एक ही सैंपल पे अगर आप बार बार सैंपल लगा रहे हो, बार बार टेस्ट लगा रहे हो तो आपका प्रिसाइज आए, सही आए। ठीक है, कंपाइल विथ रेगुलेटरी स्टैंडर्ड। जो भी रेगुलेटरी स्टैंडर्ड है उससे कंपाइल करता है। डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स प्रॉम्प्टली। जो भी जो क्वालिटी कंट्रोल है वो डिटेक्ट कर लेता है जो भी एरर्स होते हैं और उसको करेक्ट भी करता है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस में हम किसी भी कोई भी अगर कह सकते हैं कि कोई भी एरर्स है तो उसको हम पहले डिटेक्ट कर लेते हैं और उसको करेक्ट कर लेते हैं, ताकि उससे हमारा जो टेस्ट रिजल्ट है वो अफेक्टेड ना हो। ठीक है, टेस्ट रिजल्ट देने से पहले ही हम उसको प्रॉपर तरीके से डिटेक्ट करके उसको सही कर लेते हैं। ठीक है, मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लेबोरेटरी परफॉर्मेंस। जो भी लेबोरेटरी की परफॉर्मेंस है उसके स्टैंडर्ड को भी हाई करता है। ठीक है, अगर आप एक्यूरेट रिजल्ट्स दे रहे हो तो लोगों का भरोसा बनता है और एक तरीके से आपकी लेबोरेटरी का स्टैंडर्ड भी क्रिएट करता है। ठीक है, तो लेबोरेटरी की परफॉर्मेंस भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। देन हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो टाइप्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में ऑलरेडी मैंने आपको बताया दो टाइप के होते हैं, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल एंड एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल में क्या क्या चीजें आती है, पहले मॉनिटर्स डेली एनालिटिकल परफॉर्मेंस। जो भी डेली एनालिटिकल परफॉर्मेंस है उसको क्या करना है, मॉनिटर करते हैं हम। यूजेस कंट्रोल मटेरियल विथ नोन वैल्यूज। जो भी नोन वैल्यूज हैं कंट्रोल मटेरियल हम उसका यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि फुली ऑटोमेटिक मशीन में भी करते हैं एंड सेमी ऑटो एनालाइजर। जैसे बायोकेमिस्ट्री में आप देखते हो कि कंट्रोल्स भी आते हैं, जो भी रिएजेंट्स आते हैं जिसका नोन वैल्यू होता है, वो जो सैंपल होता है उसका नोन होता है और उससे हम एक बार चेक करते हैं कि हाँ, जो भी मशीन हमारी रिपोर्ट दे रही है वो एक्यूरेट है या नहीं है। ठीक है, तो उससे हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो एक्यूरेट आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये आपका इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल में आता है। अब एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल में क्या हमारा, क्या कंपेयर्स परफॉर्मेंस विद अदर लेबोरेटरीज। जो भी अदर लेबोरेटरीज में अगर हम लोगों ने सैंपल लगाया है, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट आया उससे कंपेयर करते हैं हम। ठीक है, पार्टिसिपेट्स इन एक्सटर्नल प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग प्रोग्राम। जो भी एक्सटर्नल प्रोफिशिएंसी प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं।
की एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पे हम बात करते हैं तो की एलिमेंट है आपके सबसे पहले एक्यूरेसी, प्रिसीजन, स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी एंड डॉक्यूमेंटेशन। एक्यूरेसी में क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, जो भी ट्रू वैल्यू है उसके क्लोज होना चाहिए। कंसिस्टेंसी इन रिपीटेड रिजल्ट, ये है प्रिसीजन हमारा कि अगर हम सेम टेस्ट बार बार एक ही सैंपल से कंडक्ट करा रहे हैं तो वो आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि रिजल्ट एकदम सही होना चाहिए हमारा। स्पेसिफिसिटी मीन्स डिटेक्टिंग ओनली द इंटेंडेड एनालाइट, जिस एनालाइट का हम रिपोर्ट निकाल रहे सिर्फ वही उसी को डिटेक्ट करें। एंड देन उसके बाद सेंसिटिविटी क्या है आपकी, डिटेक्टिंग इवन स्मॉल एनालाइट क्वांटिटीज, यानी कि स्मॉल एनालाइट्स भी हैं, उसकी क्वांटिटी है तो उसको भी डिटेक्ट करना, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्डिंग क्यूसी डेटा फॉर ऑडिट, जितना भी क्वालिटी कंट्रोल का डेटा है उसको हम रिकॉर्ड करके रखना होता है ताकि ऑडिट्स के टाइम पे हेल्पफुल हो डॉक्यूमेंटेशन करना। देन उसके बाद स्टेप्स इन इम्प्लीमेंटिंग क्यूसी। स्टेप्स कौन कौन से होते हैं क्वालिटी कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन के, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ क्यूसी मटेरियल, जो भी क्यूसी मटेरियल उसको सेलेक्ट करना। इस्टेब्लिशिंग क्यूसी लिमिट्स, जो भी क्यूसी की लिमिट्स है उसको इस्टेब्लिश करना। देन है रेगुलर मॉनिटरिंग, रेगुलर मॉनिटर करना, ठीक है। जो भी आपका क्यूसी को हमेशा रन कराना है, शिफ्ट बेसिस पे कंडक्ट डेली भी कर सकते हैं और शिफ्ट बेसिस पे भी उसको कंडक्ट करा सकते हैं। रिव्यू एंड करेक्टिव एक्शन, जो भी आपका रिव्यू है और करेक्टिव एक्शन है वो भी चेक करना, ठीक है। अगर गलत है तो उसको रिसॉल्व करना, कोई भी एरर्स है तो उसको रिसॉल्व करना, ये सारी ही चीजें किस में आती है, स्टेप्स इन इम्प्लीमेंटिंग क्यूसी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें क्यूसी मटेरियल को सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद इस्टेब्लिशिंग क्यूसी लिमिट्स, क्यूसी की लिमिट्स को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। रेगुलर मॉनिटर करना है क्वालिटी कंट्रोल को, यानी शिफ्ट बेसिस पे क्वालिटी कंट्रोल रन करना है। रिव्यू एंड करेक्टिव एक्शन, लास्ट में जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है उसको रिव्यू करना है और अगर एरर्स है तो उसको करेक्ट करना है। देन उसके बाद हम आते हैं सोर्सेज ऑफ एरर्स इन लेबोरेटरीज। लेबोरेटरीज में जो सोर्सेज ऑफ एरर्स होते हैं वो देखिए क्वालिटी कंट्रोल में तीन टाइप के होते हैं, ठीक। प्री एनालिटिकल, सबसे पहला प्री एनालिटिकल, दूसरा आपका एनालिटिकल, फिर हमारा पोस्ट एनालिटिकल, ठीक है। ये तीन टाइप के हैं आपके जो कि सोर्स ऑफ एरर्स हैं लेबोरेटरीज में। जो सबसे ज़्यादा एरर्स होते हैं वो होते हैं प्री एनालिटिकल में। देन उसके बाद आपका पोस्ट एनालिटिकल में भी आपके रिजल्ट गड़बड़ हो सकते हैं, एनालिटिकल में आपके परसेंटेज कम है, ठीक है। अब एरर के चांसेस कम है इस पर, ठीक है। अब क्यों कम है इसके बारे में जानते हैं आगे। प्री एनालिटिकल एरर्स के बारे में जानते हैं तो देखिए, पेशेंट प्रिपरेशन। अब प्री एनालिटिकल क्या है कि जब टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं उससे पहले का फेज क्या हमारा प्री एनालिटिकल है, ठीक है। अब उस कंडीशन में क्या क्या चीजें गड़बड़ हो सकती है, सबसे पहले पेशेंट प्रिपरेशन, इम्प्रॉपर फास्टिंग और टाइमिंग। फॉर एग्जांपल अब पेशेंट का हमें सैंपल लेना है फास्टिंग का, ठीक है। अब उसने फास्टिंग नहीं करी है प्रॉपर तरीके से, ब्लड शुगर का सैंपल लेना है तो उसमें भी जो रिजल्ट है वो गलत आएगा। दूसरी चीज है टाइमिंग, अगर गलत टाइमिंग पे भी सैंपल लिया गया है तो वो भी गलत है, ठीक है। देन क्या आपका स्पेसिमेन कलेक्शन, प्रॉपर तरीके से स्पेसिमेन का कलेक्शन नहीं है, सैंपल क्या हमारा हिमोलाइज्ड है, सैंपल क्या है हिमोलाइज्ड है, ठीक है। रॉन्ग कंटेनर्स, कंटेनर गलत लिया गया है, ठीक है, या फिर आपका कंटामिनेटेड कंटेनर इस्तेमाल किया गया है। इनसफिशिएंट वॉल्यूम, इनसफिशिएंट वॉल्यूम में सैंपल लिया गया, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग पीटीआईएनआर के लिए सैंपल लेते हैं तो 2 ml लगभग लगभग की जरूरत पड़ती है हमें। जो भी सोडियम सिट्रेट वायल होता है आपका एक एक्यूरेट वहाँ पे मार्क बना होता है, वहां तक आपको सैंपल लेना होता है। अगर आपने प्रॉपर सैंपल नहीं लिया है, ठीक है, वो गलतियां हो सकती हैं कि आपने सैंपल लिया गलत टाइमिंग पे लिया, पेशेंट ने फास्टिंग नहीं करी है, गलत आपने हीमोलाइज कर दिया, सैंपल गलत तरीके से लिया गया है तो। देन उसके बाद कंटेनर आपने गलत चूज कर लिया है, जो आपकी कंटेनर क्या है आपका स्टरलाइज नहीं है प्रॉपर तरीके से। इनसफिशिएंट वॉल्यूम में आपने सैंपल कलेक्ट किया है। सैंपल हैंडलिंग, अब देखिए सैंपल अगर आप हैंडल कर रहे हैं उसमें भी आपसे गलतियां हो सकती हैं, डिले हो सकता है, ठीक है। आपको डिले नहीं करना है, समर सीजन में आपको ये ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल एक और चीज़ है, विटामिन डी का जो सैंपल होता है वो हम एल्यूमिनियम फॉयल में कवर करके रखते हैं, उसको सनलाइट में नहीं डालते, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी सैंपल हैंडलिंग में आ जाती हैं। इम्प्रॉपर स्टोरेज, आपने प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं किया सैंपल को। कंटामिनेशन, आपने उसको प्रॉपर तरीके से सेव नहीं रखा और वो सैंपल क्या वो कंटामिनेटेड हो गया, ठीक है, एक्सपोजर में आकर के वो कंटामिनेटेड हो गया। तो ये सारी चीज़ें प्री एनालिटिकल एरर्स में आती हैं और सबसे ज़्यादा चांसेस इसके होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम आते हैं एनालिटिकल एरर, जब हम जब हम लोग सैंपल रन कर रहे होते हैं वो क्या हमारा एनालिटिकल एरर्स है।
तो प्री एनालिटिकल एरर्स में ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हमें। एनालिटिकल एरर्स में क्या आपके आते हैं, इंस्ट्रूमेंट माल फंक्शन। अब देखिए कैलिब्रेशन एरर्स हो रहे हैं और टेक्निकल फॉल्ट हो रहा है जिसकी वजह से हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है, इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो ये हमारा एनालिटिकल एरर में आता है, जो कि सैंपल रन कराते टाइम आता है। रिएजेंट इशू, अब रिएजेंट पे हमने ध्यान नहीं दिया, रिएजेंट क्या हमारा एक्सपायर्ड है और इम्प्रॉपर तरीके से स्टोर किया गया था, जिसकी वजह से हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो गलत आ रहा है, ठीक है। ह्यूमन एरर्स ह्यूमन से भी गलतियां हो सकती है, जैसे कि पिपटिंग मिस्टेक, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे पास आते हैं एंड कहते हैं कि मैम मुझे लैब के सारे काम आ गए हैं, बट अगर पिपटिंग ही करने को दे दो तो वो नहीं कर पाते, बिकॉज फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन पे ही आप लोगों ने फुल्ली प्रैक्टिस की होती है। बट पिपटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी एंड मेडिकल लेबोरेटरी ऑल्सो। ओवरऑल मेडिकल लेबोरेटरी की बात कर रही हूँ तो पिपटिंग मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। ये अगर होता है तो रिजल्ट गलत आ सकता है, ठीक है। इनकरेक्ट सेटिंग्स एंड इन एक्सपीरियंस नहीं है, सेम जगह पे इनकरेक्ट सेटिंग्स आपने सही नहीं करी है, जो प्रॉपर तरीके से जो आपका फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है या फिर सेमी ऑटो एनालाइजर है उसमें प्रॉपर तरीके से सेटिंग्स नहीं करी है, आपने इंक्यूबेशन पीरियड सही से नहीं रखा अगर सेमी ऑटो एनालाइजर पे वर्क कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या ह्यूमन एरर्स में आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें भी आपके टेस्ट रिजल्ट को अफेक्ट करती हैं। फिर हम आते हैं पोस्ट एनालिटिकल एरर्स में। अब रिजल्ट्स आ गया, उसके बाद रिजल्ट इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट डेटा, जो अभी टेस्ट का डेटा है उसको मिस इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, वो भी चीज़ क्या है, पोस्ट एनालिटिकल एरर्स में आती है। रिपोर्टिंग एरर्स, ट्रांसक्रिप्शन मिस्टेक, डिलेड कम्युनिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन मिस्टेक्स हो सकते हैं और आपका डिलेड कम्युनिकेशन हो सकता है, ये सारी ही चीज़ें आपकी क्या एरर्स में आती हैं। आपसे ये एरर्स हो सकते हैं टेस्ट लगाने से पहले, टेस्ट लगाते टाइम और टेस्ट लगाने के बाद जब आप रिजल्ट देते हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि आप रिजल्ट टाइप कर रहे हैं और वहां पे आपने मिस्टेक करी है, रिजल्ट को गलत तरीके से एनालाइज करा है, तो वो सारी ही चीजें क्या होती है, पोस्ट एनालिटिकल एरर्स में आती हैं। स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज एरर्स, अब हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाते हैं ताकि एरर जो है मिनिमाइज हो सके। सबसे पहले क्या आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपीज को फॉलो करना, जो भी एसओपीज है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना और उसको क्लियरली डिफाइंड प्रोटोकॉल्स, ठीक है, जो प्रोटोकॉल्स है उनको प्रॉपर तरीके से आपको पता होने चाहिए और लेबोरेटरी में होने चाहिए। रेगुलर ट्रेनिंग, स्टाफ को रेगुलर अपडेट रहना चाहिए क्योंकि मेडिकल लेबोरेटरी में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। इक्विपमेंट्स मेंटेनेंस, जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको कैलिब्रेट करते रहना चाहिए और उसको मेंटेन करते रहना चाहिए। ऑडिट एंड रिव्यूज, कंडक्ट रेगुलर इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेक, जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल चेक्स है वो उसको रेगुलर कराना चाहिए। ऑटोमेशन, इम्प्लीमेंट ऑटोमेटेड सिस्टम टू रिड्यूस मैनुअल एरर्स, अगर मैनुअल एरर्स है फॉर एग्जांपल ह्यूमन एरर्स जो आपकी पिपटिंग की हो रही है उसको एरर्स को कंट्रोल करना है तो उसके लिए ऑटोमेटिक मशीन्स का इस्तेमाल करना चाहिए। देन उसके बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्यूसी इन लेबोरेटरीज। अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यूसी का इंपॉर्टेंस क्या है लेबोरेटरीज में। तो इंश्योर्स रिलायबल डायग्नोस्टिक रिजल्ट, जो भी डायग्नोस्टिक रिजल्ट है वो एक भरोसे के साथ रिलायबल आपका इंश्योरिटी देता है कि आपका जो रिजल्ट है वो क्या आपका रिलायबल है। इन्हांसेस पेशेंट ट्रस्ट एंड आउटकम्स, जो भी पेशेंट का ट्रस्ट है वो आपका इन्हांस करता है और जो भी आउटकम्स आ रहा है वो भी आपका अच्छा आता है। रिड्यूसेस ऑपरेशनल रिस्क एंड कॉस्ट, जो भी ऑपरेशनल रिस्क है उसको रिड्यूस करता है। मीट्स रेगुलेटरी एंड एक्रीडेशन स्टैंडर्ड, जो भी रेगुलेटरी एंड एक्रीडेशन स्टैंडर्ड है उसको मीट करता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ही कह सकते हैं इम्पोर्टेंस है क्वालिटी कंट्रोल की। देन उसके बाद कंक्लूजन पे आते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्वालिटी कंट्रोल इज इंटीग्रल टू मेंटेनिंग हाई लेबोरेटरी स्टैंडर्ड, जितने भी जो भी लेबोरेटरी है उसके स्टैंडर्ड को हाई करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल का रखना, क्वालिटी कंट्रोल प्रॉपर तरीके से क्यूसी मेंटेन करना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एड्रेसिंग एरर्स एट ऑल स्टेजेस इंश्योर्स बेटर डायग्नोस्टिक रिलायबिलिटी, जितना भी आपके स्टेजेस हैं वहाँ पे एरर्स को ध्यान में रख करके काम करना, ये जो भी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स आते हैं उसकी एक्यूरेसी को और रिलायबिलिटी को मेंटेन करता है, बेटर करता है। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूवमेंट आर इसेंशियल फॉर एक्सीलेंस, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी है और इम्प्रूवमेंट करना है ताकि आपका जो रिजल्ट आए वो आपका बेटर आए। विजुअल इन्फोग्राफिक समराइज्ड क्यूसी एंड एरर सोर्सेज, जो भी आपके सारी चीज़ें हैं इसके बारे में आप चेक करते रहिएगा। एंड अगर आपको चैनल सॉरी
लेक्चर में कुछ ज़्यादा ही हो गई। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को शेयर भी ज़रूर करिए ताकि और भी सब्सक्राइबर्स बढ़े यार। एक साल में भी 2500 हुए हैं, तो कोशिश करिए कि नेक्स्ट ईयर तक 25,000 तो हो ही जाए। थैंक यू सो मच।